2015 में बीजिंग हाईवे पर एक जाम लगा जिसने कि 50 लेन के हाईवे को चौक कर दिया था। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर इतना बड़ा जाम था जिसमें कि गाड़ियां 175 किलोमीटर तक फंसी रही थी। पेरिस से लेकर लियो तक इस जाम को क्लियर होने में काफी सारे दिन लग गए थे और इसी तरह ब्राजील, जर्मनी, अमेरिका जैसे कई देशों में इसी तरह के ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां पर गाड़ियों के 12-12 दिनों तक फंसे रहने की खबरें भी मिली है। लेकिन जिस ट्रैफिक जैम के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसको जान के आप पक्का हैरान होने वाले हैं। ये जाम कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों का नहीं बल्कि 8 सालों का था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा और मुश्किल जाम सुएज कैनाल में लगा था, जहाँ पर कई सारी शिप्स और हजारों क्रू मेंबर्स पूरे 8 सालों तक फंसे रहे थे। हाईवे और एक्सप्रेस वे के ट्रैफिक खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल के ट्रैफिक को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, कई सालों तक चलने वाले इस जाम की स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, हम ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि सुएज कैनाल शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को दिया गया किसी वरदान से कम नहीं है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल जैसा वरदान नहीं था, तो एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करने के लिए शिप्स को ये पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ता था। लेकिन सुएज कैनाल मिलने के बाद शिपिंग इंडस्ट्री का ये सफर कई महीनों से कई दिनों पर आ गया। अब शिप्स मेडिटेरियन सी से होती हुई एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती थी। इस रूट को यूज करने की वजह से हर शिप लगभग 10,000 किलोमीटर का रूट बचा लेती है। और इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में वहाँ की पायरेट गैंग्स शिप को लूट लिया करती थी, जिसमें कि सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट का नाम काफी ज्यादा मशहूर है। ये गैंग शिप्स को रोक कर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को हॉस्टेजेस बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाया करते थे। सुएज कैनाल ने शिप्स का टाइम बचाने के साथ साथ इनको पायरेट से भी बचाती है। ये बात है 5 जून 1967 की, जब 15 शिप्स मेडिटेरियन साइड से सुएज कैनाल में एंटर होती हैं। नॉर्मली एक शिप को सुएज कैनाल को पार करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज उनका ये घंटों का सफर कई सालों में होने वाला था और इस बात की भनक इनको जरा सी भी नहीं थी। और ये वो वक्त था जब इजराइल और इजिप्ट के बीच कुछ टेंशन चल रही थी और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। अब अगर मैप में देखा जाए तो ये जो लाइन है ये इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर है और ये बॉर्डर सुएज कैनाल से काफी ज्यादा दूर है, लगभग 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि सुएज कैनाल बॉर्डर से काफी ज्यादा दूर था। इसलिए ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप को इस बात की टेंशन थी कि इन दोनों कंट्री के बीच कोई वॉर टाइप सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस जंग का लावा एकदम से फट पड़ा। इजराइल ने इजिप्ट की फोर्सेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ कुछ ही देर में सुएज कैनाल के आसपास कई सारे रॉकेट्स और प्लेन आ गिरे। हालत इतने ज्यादा खराब हो गए कि इजिप्ट की फोर्सेस ने सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक इजिप्ट की फोर्सेस ने काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन इजराइल ने फिर भी साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया और अब इन दोनों कंट्रियों का एक नया बॉर्डर बन चुका था, जो कि था सुएज कैनाल। और ये इजिप्ट के लिए काफी बुरी हार थी। इजराइल फोर्सेस सुएज कैनाल को पार करके आगे ना बढ़े, इसके लिए इजिप्ट ने सुएज कैनाल के दोनों तरफ नाव खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और सुएज कैनाल में जगह जगह माइंस बिछा दी। और ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस सुएज कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। और इस बीच 15 शिप्स ग्रेट बिटर लेक में फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो दूसरी तरफ ईस्ट में इजराइल आर्मी थी और अब ना ही ये वापस मेडिटेरियन सी में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो इन शिप के पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इनके अलावा ऐसी कई सारी शिप्स थी जिनको कि मेडिटेरियन और रेड सी में रोक दिया गया था। सब बस इसी उम्मीद में खड़े थे कि क्या पता शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। कई दिन गुजरे, कई हफ्ते गुजरे और कई महीने भी, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के बीच टेंशन खत्म नहीं हो रही थी। इन दोनों की वॉर का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट डिले हुई और फ्लाइट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप सुएज कैनाल को यूज करते हुए यूरोप से एशिया या फिर मिडिल ईस्ट जाया करती थी, उनको अब फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम के जाना पड़ रहा था। इस वॉर की वजह से जहाँ दुनिया को नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो 15 शिप्स अपनी अलग ही मुसीबत में कैद थे। इसमें जर्मन, ब्रिटिश, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच और इसके जैसी और भी कंट्रियों के शिप्स भी मौजूद थे। जब कई महीनों के वेट करने के बाद उन्हें ये पता लगा कि अब ये सिचुएशन जल्दी
ठीक होने वाली नहीं है, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू को वापस बुलवा लिया और सिर्फ हर एक शिप पे 10-10 क्रू मेंबर को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया और उन्हें भी हर दूसरे तीसरे महीने में बदल दिया जाता था और नए क्रू मेंबर मेंटेनेंस के लिए भेज दिए जाते थे। और ये सब काम कंपनीज इसलिए कर रही थी कि क्या पता एक दिन ये सिचुएशन ठीक हो जाए और एक दिन वो अपनी शिप्स को वहाँ से बाहर निकाल सकें। एक साथ रहते रहते इन 15 शिप्स के क्रू मेंबर्स में दोस्ती बढ़ती गई और उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ एक्टिविटी का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा सा चर्च खोला गया जहाँ पर हर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होते थे। बल्गेरियन शिप पे हर संडे को एक मूवी देखने का इंतजाम किया जाता था। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी और जहाँ तक उन्होंने बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम भी करवाई थी, जिसे कि बिटर लेक ओलंपिक 1968 का नाम भी दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरता जा रहा था, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही और आखिर में तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब इनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी। क्योंकि ये एक न्यूट्रल शिप्स थी और इनका इन लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, तो इन तक खाना पीना पहुंचाने के लिए ना ही इजराइल को इतराज था और ना ही इजिप्ट को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग फिर से अपने पीक पर पहुंची, लेकिन इस बार ये शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई थी। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर तक धकेला और इजराइल की तरफ से हमले किए गए। लेकिन इस बार ना चाहते हुए भी एक रॉकेट फंसी हुई अमेरिकन शिप में जा लगा और वो शिप तबाह होकर डूब गई। हफ्तों तक चलने वाली इस लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। 24 अक्टूबर 1973 को दोनों कंट्री के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्री ने अपने अपने ट्रूप्स पीछे खींचने शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली ये जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ग्रेट बिटर लेक में फंसी हुई इन शिप्स के लिए अब भी ये जंग चल रही थी। इन 6 सालों के अंदर स्विस कैनाल में बोट, प्लेन, रॉकेट का मलबा बिखर चुका था और इसके अलावा इजिप्ट ने यहाँ पे माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी, इसीलिए यहाँ पर शिप्स का निकलना मुमकिन नहीं था। स्विस कैनाल को साफ करने में इजिप्शियंस को पूरे 2 साल लग गए। 5 जून 1975 ये वो दिन था जब स्विस कैनाल को पूरे 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे वेट के बाद आखिरकार उन 14 शिप्स का ग्रेट बिटर लेक को छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये सभी शिप जब अपनी अपनी कंट्री में वापस पहुंची तो उनका काफी धूमधाम से स्वागत किया गया था। पूरे 8 सालों के बाद स्विस कैनाल में से ट्रैफिक निकलने लगा। हिस्ट्री में ना ही इससे पहले कोई इतना लंबा जाम ना ही लगा था और ना ही अब तक लगा है। और दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन बेहतर होते गए। इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और दोस्तों, इस वीडियो का क्वेश्चन है कि उन फंसी हुई शिप में से जो अमेरिकन शिप को मिसाइल लगी थी वो कौन सी कंट्री की लगी थी, इजराइल की या फिर इजिप्ट की? सही आंसर देने वाले का नाम मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा इस तरह। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस $2 बिलियन की ऑयल रिग में आग कैसे लगी और कैसे ये 1.5 घंटे के अंदर पूरी समुद्र में डूब गई, तो आप यूट्यूब और फेसबुक जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #75 टेक फैक्ट टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।